वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ये सारे के सारे हमारे निजी प्रयास है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और शुरू में ही आपको अवगत करवा देता हूँ, यहाँ पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे अधिकतर प्रश्न तो सीधे सीधे होंगे कि इसका प्रश्न इसका उत्तर इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। ठीक है, परंतु कहीं कहीं पर आपको दो विकल्प भी मैं बताऊंगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था हार्ड था, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपको गलत उत्तर दिए जाए। मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए किसी प्रश्न में मुझे संदेह होगा कि ए या बी होगा, तो उन दोनों का बता दूंगा कि ए और बी होगा। ठीक है, इसलिए पहले से अवगत करवा रहा हूँ। किसी को अगर इससे शिकायत है तो वो अभी वीडियो को छोड़कर जा सकता है, क्योंकि आगे मैं ये नहीं चाहता कि फालतू में कोई कमेंट करे। ठीक है, इसलिए शुरू में कह रहा हूँ, किसी को अगर एग्जैक्ट उत्तर चाहे तो वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न काफ़ी हार्ड थे, इसलिए उनके उत्तर में ए या बी ये मतलब दो विकल्प दूंगा। बीच में ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ एक ही उत्तर चाहिए होता है, वैसा नहीं होगा इस वीडियो में। ठीक है, इसलिए शुरू में आपको बता दिया। अगर जो ये जानने के लिए चाह रहा है क्वेश्चन पेपर को देखना कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वो पूरी वीडियो देख सकता है, इत्मीनान से देख सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि होता ही है, कुछ ना कुछ प्रश्न में कमी रह जाती है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको एक विकल्प चाहिए जिसका उत्तर एग्जैक्ट वही होना चाहिए, तो आप इसी टाइम वीडियो को छोड़ देना। ठीक है, तो बाकी शुरू करते हैं, वीडियो को देखिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कहानीकार कहानियाँ युगों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सर्वथा संगत है। संगत की बात की जा रही है यहाँ पर, तो जो सर्वथा संगत होगा तो वो होगा विकल्प ए। जैसे देखिए, यशपाल यशपाल की कहानी है पर्दा, फूलों का कुर्ता, मकरील, महाराजा का इलाज। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, बाकी सारे के सारे असंगत हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बी सी डी है, ये असंगत है, क्योंकि जो पठार का यहाँ पर विकल्प में है ना, ध्रुव यात्रा, अपना अपना भाग्य, पत्नी, ये तो जिनेंद्र की कहानी है, परंतु पठार का धीरज ये इनकी कहानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पाजेब अज्ञे की कहानी नहीं है, और यहाँ पर डिप्टी कलेक्टरी विषम साहनी की कहानी नहीं है, इसलिए ये विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखिए, विकल्प दो, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अपादान कारक का नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अपादान कारक का कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अपनी तिजोरी से कुछ पैसे निकालो, अपादान कारक है इसमें। मेरा यह दोस्त मुंबई से आया, इसमें भी अपादान कारक है। सारे काम अपने हाथ से करो, ये अपादान कारक नहीं होगा। मजदूर छत से गिरा है, ये भी अपादान कारक है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प होगा सी। ठीक है, सी होगा, यहाँ पर ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखिए 3, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। पहले तो ध्यान रखना, ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और किस कवि के लिए ये कथन कहा गया है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर पद्माकर। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। बाकी देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो समय रहते आप उनसे जुड़िएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ इत्यादि महत्वपूर्ण चीज़ें सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, तो जुड़िएगा, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहती हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ 4, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा विमर्श मराठी साहित्य से प्रभावित है। वैसे तो मराठी साहित्य में काफ़ी सारे विमर्श मिलते हैं, परंतु जो सर्वाधिक मिलता है और जो सर्वाधिक और महत्वपूर्ण है, तो वो होगा आपका दलित विमर्श। ठीक है, दलित, विकल्प बी यहाँ सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न 5, इसमें क्या पूछा गया है, सूरदास का संबंध किस दार्शनिक संप्रदाय से है। तो जो सूरदास थे, इनका संबंध है रुद्र संप्रदाय से। काफ़ी पेचीदा प्रश्न था ये भी। क्यों, जो इनके गुरु थे बल्बाचार्य, वो रुद्र संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसीलिए आगे जो सूरदास रुद्र संप्रदाय से जुड़ गए थे। बल्बाचार्य के द्वारा जो बल्लभ संप्रदाय चलाया गया था, उससे भी सूरदास जुड़े हुए थे। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 6, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है, किस कविता समुच्चय की सभी कविताएं मुक्तिबोध की हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुक्तिबोध की कविताएं पूछी गई हैं, तो जो विकल्प डी यहाँ पर होगा, डी, हाँ डी नहीं होगा इसका। कौन सा है, विकल्प बी, ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग, लुकमान अली और भूल गलती, ये होंगी। ठीक है, छठे का सही विकल्प बी होगा, यहाँ पर छठे का बी।
तो यहाँ पर देखिएगा सही विकल्प बताया था आपको पहले वाले प्रश्न का, छठे का। इसका बी नहीं होगा, क्योंकि लुकमान अली ये कविता जो है ये मुक्तिबोध की नहीं है, ठीक है। जो विकल्प डी है, डी। अंधेरे में भूल गलती, एक अंतर कथा, दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग, ये सारी की सारी जो कविता हैं ये मुक्तिबोध की होंगी। इस तरह से अब आपने ध्यान में रखकर तैयारी करनी है कि प्रमुख कविताएं आपको याद होनी चाहिए कि किसकी है किसकी नहीं, क्योंकि इससे पहले जो पीजीटी की परीक्षा थी वहाँ पर भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये क्रम वाला आ गया है कि जो भीष्म सहानी है इनके कौन से उपन्यास क्रम के हिसाब से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, तमस, बसंती, मायादास कीमाड़ी और कुंतो, ये चारों ही क्रम के हिसाब से लगे हुए उपन्यास हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो किस विधा की रचना है ये उपन्यास विधा की रचना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 8। यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है भारतेंदु युग में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की किसके द्वारा। लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की गई थी। तो ये की गई थी आपके चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। विकल्प ए यहाँ, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला ये प्रश्न तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्यों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए। इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि देखिए जो ये प्रश्न था ऊपर वाला ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा गया है। और जो ये भीष्म सहानी वाला है ये भी रिपीटेड प्रश्न है। और जो ये है ना अपना मुक्तिबोध वाला डायरेक्ट तो इस तरह से नहीं पूछा गया, परंतु कई जगह इनकी रचनाएं पूछी गई हैं। एक अंतर कथा कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने ही चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा एनटीए नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एनटीए नेट हिंदी की, तो हमारी टीम के द्वारा 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं, डिस्कस करवाए गए हैं। उनकी आपको ई बुक लॉन्च कर दी गई है। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो एनटीए नेट हिंदी के लिए ई बुक ले सकता है। उसमें 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। क्वेश्चन पेपर भी है और हल भी उनको हल भी किया गया, मतलब आंसर की भी दी गई है। आप उनके उसमें देखिए क्या मिलेगा, उसमें आपको फर्स्ट पेपर तो मिलेगा, सेकंड पेपर भी मिलेगा, अर्थात दोनों क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखकर आप एनटीए नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इनको ई बुक को ले सकते हैं। बात हो रही थी यहाँ पर हमारी अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी हिंदी में डायरेक्ट पूछा गया है, इसके विकल्प भी सेम टू सेम थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये रिपीटेड प्रश्न है डायरेक्ट। अपभ्रंश की विशेषता क्या नहीं मानी गई है। वैसे तो व्यंजन का लोप ये जो था ये हमारे द्वारा बताया गया था, ये भी इसकी विशेषता है, ठीक है। विशेषता नहीं है, ये भी इसकी विशेषता नहीं थी, परंतु बोर्ड के द्वारा इसकी जो विशेषता नहीं मानी गई तो वो मानी गई तत्समीकरण सी। तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 10। राजा निर्वंशिया में जगपति की आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण था। तो जो राजा निर्वंशिया कहानी है इसमें जो जगपति की आत्महत्या हुई थी ये मेन वजह क्या थी। इसमें देखिए थोड़ा सा विवाद हो सकता है, कई जगह अपवाद भी दिया गया है, ठीक है। परंतु जो पश्चाताप है ये मुझे लग रहा है कि विकल्प बी ही होना चाहिए। परंतु ऑफिशियल आंसर की हम इसे फिर से देखेंगे, परंतु जिसने बी या डी किया है तो उनकी संभावना है ठीक हो सकता है, ज़्यादा मुझे लग रहा है बी वाले का सही हो सकता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11। बादल को घिरते देखा है कविता में कौन से भाव मिलते हैं। तो जो ये कविता है बादल को घिरते देखा है इसमें जो भाव मिलते हैं ये मिलते हैं विकल्प सी वाले, सेक्स, खीज, संघर्ष और तृप्ति। ये 4 भाव इस कविता में मिलते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न ये देखिए, ये जो एलटी टेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, शब्दों के व्याकरण विरुद्ध प्रयोग पर दोष होता है, कौन सा दोष होता है ये यहाँ पर बतलाना है। तो यहाँ पर जो दोष होता है तो ये होता है च्युत संस्कृति का दोष। कौन सा, च्युत संस्कृति का दोष। विकल्प ए यहाँ से ही होगा। अगला प्रश्न देखिए 13। ये जो प्रश्न है ये नया प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। कुछ प्रश्न बोर्ड के द्वारा बहुत ही सुंदर और नए प्रश्न बनाए गए थे, जैसे कि ये भी है 13 वाला। ईदगाह कहानी में मोहसिन की उलाहना के लिए तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा, हामिद ने इसका क्या जवाब दिया था। तो हामिद ने ये कहा था कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, ठीक है। ये उत्तर उन्होंने दिया था हामिद ने। तो यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। तो अगला प्रश्न है 14।
क्या भूलूं क्या याद करूं का लेखक अपनी पत्नी को क्या कहता है? क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक अपनी पत्नी को कहता है जॉय। क्या कहता है? जॉय। और उसकी पत्नी उसे क्या कहती है? सफरिंग। अगला प्रश्न देखिए 15। काव्य भाषा पर विचार करते समय रिचर्ड ने भाषा के वैज्ञानिक रूप के लिए किन पर्यायों का प्रयोग किया है? तो जो पर्यायों का प्रयोग किया गया है तो ये किया गया है तथ्यात्मक और रागात्मक। विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 16। महार सत्याग्रह का उद्देश्य था। तो जो महार सत्याग्रह का उद्देश्य रहा तो ये रहा आपका चबदार जलाशय से पानी पीने का अधिकार। जो ये प्रश्न है ये भी आपके जो विमर्श है, दलित विमर्श, उससे संबंधित प्रश्न होगा। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कानों में कंगना में किरण के भोलेपन की तुलना की गई है। तो इस प्रश्न में भी मुझे संदेह है। क्यों? क्योंकि कई जगह इसमें फूलों से की गई है और वायु से भी की गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम जब ऑफिशियल आंसर किया ही तभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। परंतु सी और जिसने डी किया है उसकी संभावना है कि ये सही हो सकता है। परंतु किसी ने ए भी कहा था, मुझे ए में नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रकृति स्पेशल प्रकृति से तो नहीं की थी, परंतु उपमान दिए गए थे, जैसे फूलों से संबंधित, वायु से संबंधित उपमान दिए गए थे ना, इसलिए ये कह रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए 18। अंधेरे में कविता में किसके द्वारा जनता के गुणों के महत्व को पहचानने पर बल दिया गया है? अंधेरे में जो कविता है किसके द्वारा उसमें जनता के गुणों के महत्व को पहचानने पर बल दिया गया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा गांधी जी। विकल्प डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19। तीसरी कसम के हीरामन की चारित्रिक विशेषताएं हैं। तो तीसरी कसम कहानी के हीरामन जो पात्र है उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है? देखिएगा, कुछ यहाँ पर आपको तथ्य बताऊंगा। जो यहाँ पर सही तो विकल्प कोई मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल, परंतु फिर भी जो बोर्ड मान सकता है तो वो किसे मान सकता है? तो एक तो ये देखिए विकल्प डी को मान सकता है, दूसरा विकल्प ए, इन दो में से किसी को मान सकता है। क्यों? एक देखिए, क्या स्त्री सम्मान है, पेशेवराना परिपक्वता है, ये विशेषता हैं। ठीक है, अपवाद का भय ये उसमें कम दिखता है, इसलिए ये मुझे लग रहा है कि ये वाला ये तो नहीं होना चाहिए था। बाकी भोलापन, अपवाद का भय, धन लोलुपता, ये दो यहाँ पर असंगत आ गई, इसलिए ये तो नहीं होगा। फिर अपवाद का भय, धन लोलुपता, पेशेवराना परिपक्वता, ये भी नहीं होगा। तो जो विकल्प डी वाला है ना, ये मुझे ज़्यादा संगत लग रहा है। धन लोलुपता तो थी उसमें, अधिक नहीं थी, कम थी, परंतु स्त्री सम्मान करता था, भोलापन भी उसके अंदर था। ठीक है, विकल्प ए या डी में एक सही हो सकता है, या तो डी होगा या तो ए होगा, ए या डी, इसका ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखिए 20। मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई, झूठा सच उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये कथन होगा तारा का। किसका? तारा का। विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगले प्रश्न को देखिए 21। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक। उपयुक्त पंक्ति धूमिल की किस कविता से ली गई है? तो जो ये कविता से ली गई हैं पंक्तियां, तो ये ली गई हैं मोचीराम कविता से। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 22। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है मनजात की रात निपात किए, मृग लोक कुभोग सरेन हिए, हतिनाथ अनाथ ही पाही हरे, विषया बन पावन भूली परे। रामचरित मानस के उत्तरकांड में शिव द्वारा राम की स्तुति करते हुए किसे समाप्त करने का अनुरोध किया गया है? तो जो कुभोग को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है, तो सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 23। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में ये कथन किसका होगा? तो ये कथन किसका है? तो ये है बाणभट्ट का। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 24। परिंदे में दुख या यातना के प्रति अनासक्त भाव रहता है। किसमें परिंदे कहानी में दुख या यातना के प्रति अनासक्त भाव रहता है? तो ये मुझे लगता है दो पात्रों में रहता है। अधिक किस में रहता है ये आपको ऑफिशियल आंसर की में ही पता चलेगा। जैसे कि लतिका में भी ये रहता है और डॉक्टर मुखर्जी में भी रहता है। ठीक है, जिसने ए या सी किया है इनमें से एक विकल्प यहाँ पर सही होगा। ज़्यादातर मैं जोर दूंगा सी में, डॉक्टर मुखर्जी को। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की में भी हम इसे डिस्कस करेंगे।
बीच में कुछ ऐसे कहते हैं कि आपको सिर्फ एक ही विकल्प बताना चाहिए अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो। क्यों बताना चाहिए? इससे आपको गलत उत्तर का पता चलेगा ना, इसलिए एक नहीं बताना चाहिए। नहीं, इसीलिए नहीं बताता हूँ। कुछ बच्चों का होता है कि अगर आपको कन्फर्म उत्तर नहीं आता तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बनानी चाहिए वीडियो। क्यों बनानी चाहिए? ताकि मान लीजिए हमने आपके साथ मान लीजिए 90% डिस्कस किए, 90 में से अगर 10 प्रश्नों में मुझे संदेह है, बाकी 80% तो आपके सही हो रहे हैं ना। इसलिए कह रहा था कि किसी को सिर्फ अगर एक ही प्रश्न का विकल्प चाहिए, मतलब प्रश्न में एक ही विकल्प चाहिए, तो आप शुरू से ही वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको इस तरह के प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपनी टाइप करें और अपना समय बर्बाद करें टाइपिंग करने के लिए। तभी शुरू में मैंने आपको आगाह कर लिया था कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जिनमें मैं आपको 2 विकल्प बताऊँगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें शुरू में कहीं। अगला प्रश्न देखिए 25। इसमें क्या कहा गया है 25 में? तो यहाँ पर कहा गया है बावन दास की मृत्यु हुई। तो जो मैला आंचल उपन्यास है, इसमें बताना था बावन दास की मृत्यु कैसी हुई थी। तो ये हुई थी उसकी गाड़ियों द्वारा कुचले जाने से, ठीक है। जो तस्कर के द्वारा, जो गुंडे थे उनके द्वारा इन्हें गाड़ियों से कुचला गया था। प्रश्न 26। जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। गोदान के उपयुक्त कथन में किन अर्थों का संकेत है? तो यहाँ पर जो है व्यवहार कुशलता और खुशामद है। ये होरी कहता है अपनी पत्नी और पुत्र को। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है में नहीं है। क्या नहीं है इसमें? तो यहाँ पर जो नहीं है तो ये होगा आपका अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना। यहाँ पर मुझे सी सही लग रहा है, परंतु कई जगह बी भी है, इसलिए इसको भी हम जब ऑफिशियल आंसर की आइए तभी डिस्कस करेंगे, परंतु सी वाला आप सही मान सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 28। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक श्रृंखला में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं होगा तो वो है नागार्जुन जी। बाकी हरि नारायण व्यास, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तो होंगे ही होंगे। अगला प्रश्न देखिए 29। सिक्का बदल गया में क्रूर होने के साथ साथ मानव संबंधों की परवाह करने वाला पात्र है। तो कौन है ये पात्र? तो ये है आपका शेरा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 30। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से बर्तने की दृष्टि से गलत है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर बर्तने की दृष्टि से गलत होगा? तो इस प्रश्न में कोई भी बर्तने की दृष्टि से गलत नहीं है, क्योंकि अहल्या भी ऐसे ही लिखा जाता है, सहस्त्र भी ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी भी और चीन भी, ठीक है। इस प्रश्न पे आप क्लेम कर सकते हो जब आपको आंसर की आएगी तब। अगला प्रश्न 31। इसमें पूछा गया हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों की प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन सी इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी? तो जो ये प्रश्न है इसमें देखिए, जैसे कि आपको पता है, अगर आपने रीतिकाल पढ़ा होता तो उसमें आपको दिखता कि नायिका भेद वर्णन मिलता है। तो जो हमारा ये प्रेमाख्यानक काव्य है, यहाँ पर भी आपको नायिका भेद मिलता है। तो इसलिए नायिका भेद तो मुझे लगता है इसमें होगा ही होगा। प्रणय भावना का निरूपण ये भी है, कथानक रूढ़ियों का उपयोग ये भी है, परंतु जो सौंदर्य वर्णन है इस पे थोड़ा सा संदेह है कि ये यहाँ पर सही होना चाहिए, विकल्प बी। अगला प्रश्न 32। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसके विषय में कही गई हैं? तो जो ये पंक्तियाँ कही गई हैं ये कही गई हैं उर्मिला जी के विषय में। विकल्प सी यहाँ सही होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न 33। क्या पूछा गया है यहाँ पर? प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों का सही आरोही क्रम होगा। तो आरोही क्रम के अनुसार सही होगा तो विकल्प डी। सबसे पहले नूतन ब्रह्मचारी, फिर श्यामा स्वप्न, फिर परिणय, फिर नरेंद्र मोहिनी। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न है निश्चित समय में पत्रोत्तर ना मिलने पर अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? एलटी टेट से ये प्रश्न भी हूबहू उठाया गया है, ठीक है। तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर 34 का सी, अनुस्मारक कहा जाता है उसे, अनुस्मारक। अगला प्रश्न 35। पिछले दिनों प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का नाम लेकर जिस अर्थहीन दलबंदी का सूत्रपात हुआ था उसने प्रतिभाशाली तरुणों में भयंकर बुद्धिभेद उत्पन्न कर दिया था। यह कथन है
किसका ये कथन होगा? तो ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन होगा। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। कई बार मैं किसी और प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोला मैंने टिक किया विकल्प बी को, और कई बार उत्तर निकल जाता है डी मुँह से, तो सही कौन सा विकल्प होगा? जो जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो सही होगा, इसका ध्यान रखना है। इस प्रश्न को यहाँ पर हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें मुझे बिल्कुल भी तथ्य नहीं मिले थे। क्या है ये प्रश्न? रीतिकालीन कवि कासिम शाह किस परंपरा में काव्य रचना करने के लिए जाने जाते हैं? देखिए, जो रीतिकालीन कवि हैं कासिम शाह, वैसे तो जो कासिम शाह है ये मुख्यतः थे आपके प्रेमाख्यान कवि के तौर पर जाने जाते थे, ठीक है। क्योंकि जैसे अपने पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी, उन्हीं के समान इन्होंने भी लिखी थी रचनाएं। उस्मान, कासिम शाह, ये एक ही परंपरा के थे, परंतु यहाँ पर रीतिकालीन कवि यहाँ पर इन्हें करार किया गया है। तो यहाँ पर जो इसको हम यहाँ पर फिलहाल तो स्किप कर देंगे, परंतु जो 36 का होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो होना चाहिए था विकल्प बी, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत इन्होंने लिखा है, ठीक है। रीतिकालीन कवि नहीं है, ये प्रेमाख्यानक कवि के अंतर्गत आते हैं, परंतु फिर भी बोर्ड एग्जामिनर के द्वारा रीतिकालीन कवि ने कहा गया। क्यों कहा गया ये आंसर, ऑफिशियल आंसर की में ही पता चलेगा। 36 का हम बी मानकर चलेंगे। अगला है 37। नई छायावादी काव्यधारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है, ये कथन है। ये कथन किसका होगा? 37 का। तो 37 में जो सही विकल्प होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, पत्रिका संपादन की दृष्टि से युगम गलत है। जिसने भी ये किया है बहुत अच्छा किया, ऊपर वाला भी सही किया था, ये भी जिसने भी मुझे ये आंसर की भेजी है तो सही की है, क्वेश्चन पेपर भेजा है तो सही है उसका ये भी। क्यों? क्योंकि जो बसूदा है ये गणेश शंकर विद्यार्थी की नहीं होगी, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मयुग धर्मवीर भारती की, हंस प्रेमचंद की ये पत्रिकाएं हो जाएंगी। अगला जो प्रश्न है 39, इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, क्या है उसका दूसरा नाम? उदय भान चरित। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी सारे तो रिपीटेड प्रश्न थे ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दलित महिला की आत्मकथा है, ये भी तो रिपीटेड प्रश्न है, कई बार ये रिपीट हुआ है परीक्षा में। तो जो यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, शिकंजे का दर्द, ये इनकी नहीं होगी। सुशीला टाकभरे की ये आत्मकथा है, ठीक है। जूठन, तिरस्कृत और मणिकर्णिका, ये तीनों ही जो पुरुष आत्मकथाकार के द्वारा लिखा गया है, परंतु शिकंजे का दर्द ये लिखा गया है महिला आत्मकथाकार के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है? 41, शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य है, तो क्या मूल मंतव्य है? अंतर विरोधों का चित्रण किया गया। क्यों? क्योंकि जो शेखर एक जीवनी में जब हम चर्चा करते हैं, जब इसे पढ़ते हैं, तो शेखर के अंदर, उसके अंदर ही कई तरह के विरोध चलते हैं। कई बार वो चाहता है कि वो ये करे, कई बार नहीं चाहता नहीं करे, कई बार वो कहता है कि परंपराओं से उसे लड़ना है और हर एक जो गलत चीज़ है उसका विरोध करना है। कई बार से लगता नहीं, उसे अपने हित के बारे में सोचना ही चाहिए। इस तरह के अंतर विरोधों से चलते रहते हैं उसके मन में। कई बार वो भगवान के प्रति ही सवाल उठा देता है कि क्या भगवान नाम की कोई चीज़ होती भी है। इस तरह के अपवाद हैं और अंतर विरोध हैं, इसलिए सही होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी को आधुनिक हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है? तो जो ये आधार है तो ये है यथार्थ चित्रण के कारण, विकल्प सी यहाँ सही होगा। कई जगह मैंने ये उपदेश परकता भी देखा, परंतु सही में मानूंगा सी को ही। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 43, इसमें क्या पूछा गया है? नाट्य समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाली नेमिचंद्र जैन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो ये है नटरंग। कौन सी है? नटरंग। ये भी अभियर्थी के द्वारा सही किया गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना मानों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? रहस्यवाद का समर्थन ये सम्मिलित नहीं है। बाकी लोक पक्ष पर बल दिया गया है, प्रबंध काव्य की श्रेष्ठता दी गई है और रसवाद भी है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 45, इसमें क्या पूछा गया है? 45 में, चंचल हैं जीव मीन अरुणारे पंकज सरिस, नरखी ना होए अधीन ऐसो नर नागर कवन, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में लुप्तोत्मा का कौन सा भेद है? तो जो भेद होगा तो वो होगा उपमान लुप्तोत्मा, ठीक है, उपमान लुप्तोत्मा, विकल्प बी यहाँ सही होगा।
अगले प्रश्न को देखिए 46। एक और चीज़ यहाँ पर आपको कहना चाह रहा हूँ, जो अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएं होंगी वो होंगी काफ़ी हार्ड लेवल की। क्यों? जो ये अब एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर बनाने को देते हैं वो काफ़ी गहराई से प्रश्न को पूछते हैं। पहले वाली जो रीत चली थी एक कि उड़ते उड़ते प्रश्न पूछना, जो काफ़ी मतलब नॉर्मल और साधारण प्रश्न थे वो पूछना, अब वो रीत ख़त्म कर दी बोर्ड ने। अब कोई भी परीक्षा आपकी क्यों ना हो, आपको काफ़ी गहराई से तैयारी करनी होगी। जैसे कि एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं ओशिन शर्मा जी का, उन्होंने भी ये चर्चा की थी कि जो पीजीटी की परीक्षाएं हैं, पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं या फिर कोई अन्य परीक्षा हैं, इसके जो फर्स्ट पेपर के लिए ऐसा प्रश्न पत्र डाला गया था जो एचएस लेवल का था, अर्थात जो एचएस की तैयारी कर रहा था उनके लिए वो प्रश्न पत्र अच्छे थे। ठीक है, ये नहीं था कि जो पीजीटी, वैसे तो हम मानेंगे 3rd ग्रेड की जॉब है पीजीटी, परंतु उसे तैयारी किस लेवल की करनी पड़ेगी, हाई लेवल की, एचएस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी उसके फर्स्ट पेपर की। तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। आपने फर्स्ट पेपर की कोई भी आपकी तैयारी, किसी भी विषय की आप तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपका सेकेंड पेपर चेक किया जाएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल तो हमारे हिंदी वालों का पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र तो प्रश्न परीक्षा तो हो गई है, परंतु फिर भी अगर आप आगे तैयारी करोगे किसी भी विषय के लिए तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 46। कामायनी में मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने का सामर्थ्य सर्वप्रथम देखा। कामायनी में मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने का सामर्थ्य सर्वप्रथम देखा, किसने देखा? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, कविता व्यक्तित्व से पलायन है, किस समीक्षक का कथन है? ये जो प्रश्न है ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी रिपीटेड है, पूछा गया था पहले नेट की परीक्षा में, और जो ये प्रश्न है ये तो पता नहीं कितनी ही परीक्षाओं में पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है ये भी। ठीक है, 47 का जो सही विकल्प होगा टी.एस. इलियट। अगला जो प्रश्न है 48, ये भी नेट से रिपीटेड प्रश्न है। 48। डॉक्टर तुलसीराम ने मूर्धहिया को अपने गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का केंद्र कहा। क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि वह जीवन से लेकर मरण तक सारी गतिविधियां समेट लेती थी। कौन? जो तुलसीदास ने मूर्धहिया, जो मूर्धहिया है एक क्षेत्र विशेष, उसे कहा क्योंकि वह जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां समेट लेती थी, इसलिए मूर्धहिया को अपने गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का केंद्र कहा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 49। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया, काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णतः नहीं। ये कथन किसका होगा? ये जो कथन है ये भी बड़ा सुंदर प्रश्न था। ठीक है, ये किसका होगा? टी.एस. इलियट का ही ये कथन है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी के दुश्मन वास्तव में बंगला, तमिल या मराठी के भी दुश्मन हैं। हिंदुस्तानी के दुश्मन वास्तव में बंगला, तमिल या मराठी के भी दुश्मन है। ये विचार है किसका? ये विचार है तो ये राम मनोहर लोहिया का विचार होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 51। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की कंगाली का जिम्मेदार ठहराया, किसे ठहराया था? तो ये ठहराया था किसे? जमींदार, सूदखोर और पूंजीपतियों को। अगला प्रश्न 52। 2 खंडों में प्रकाशित खड़ी बोली का पद्य के संपादक हैं, तो ये कौन थे? तो ये थे अयोध्या प्रसाद खत्री। ये प्रश्न भी मैंने आपको पता नहीं कितनी बार करवाया था, डायरेक्ट बोला था कि इस तरह से खड़ी बोली का झंडा लेकर जो चलने वाले थे वो कौन थे? अयोध्या प्रसाद खत्री थे। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 53 को हम नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। 54 को हम करेंगे। सखी नील नबसर में उतरा यह हंस, आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिसको चरता चरता। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में हंस से तात्पर्य है क्या है? हंस से तात्पर्य कौन सा होगा? तो जो सारस है ये होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 55, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है, मंगलू बिंदु सुरंगु मुखु शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु रस में किय लोचन जगत। उपयुक्त सोठे में नायक ने प्रेमानुवृत्ति
को किस शास्त्र के माध्यम से व्यक्त किया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना चाहिए तो वो होगा 2। जैसा मान लीजिए जो ज़्यादातर मैं बल दूंगा तो वो दूंगा खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? खगोल शास्त्र के अंतर्गत। परंतु मुझे थोड़ा सा संदेह ज्योतिष में भी है, ज्योतिष शास्त्र में। तो ए या सी जिसने किया है इनमें से एक सही होगा। ज़्यादातर मुझे लग रहा है सही कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है। तो सी वाले ज़्यादा कन्फर्म लग रहा है मुझे। अगला देखिए 56। एक नार चतुर कहावे, मूर्ख को नापास बुलावे, चतुर मर्द जो हाथ लगावे, खोल सतर वह आप दिखावे। अमीर खुसरो की इस पहेली में सही उत्तर है। एक नार चतुर कहावे, मूर्ख को नापास बुलावे, चतुर मर्द जो हाथ लगावे, खोल सतर वह आप दिखावे। तो ये चीज़ें कही गई हैं किताब के संबंध में। किसके संबंध में? किताब के संबंध में। अगली जो प्रश्न है ये भी बड़ा सुंदर प्रश्न लगा मुझे। क्या है प्रश्न? श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका, विवत्स अद्भुत संज्ञो चेतष्टो नाट्य रसा समृता। काव्य प्रकाशकार की इस उक्ति में कितने रसों का उल्लेख है? तो जो लग रहा है पढ़ते हैं तो ये 8 लग रहा है, ठीक है। परंतु जब हम इस तरह से इसको देखते हैं कि पूछा, जब इस तरह से आप गूगल पे सर्च करो कि काव्य प्रकाशकार के द्वारा कितने रसों का उल्लेख किया है तो वो 9 बता रहे हैं। परंतु जब हम इस तरह से पढ़ रहे हैं तो ये लग रहे हैं यहाँ पर 8। जैसे कि श्रृंगार, रहस्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स, उत्साह, और ये इस तरह से करेंगे चर्चा तो ये लग रहे हैं हमें 8। परंतु जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो 9 बताते हैं, इसलिए ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब गूगल में बता रहे हैं तो 9 ही होंगे, ठीक है ना। तो गूगल वाला सही ही होता है। अगला प्रश्न देखिए 58। प्रिय प्रवास की निम्नलिखित पंक्तियों में छंद हैं। तो देखिए पंक्तियां हैं। चिंता की सी कुटिल उठती अंक में जो तरंगे, वे थी मानो प्रकट करती भानुजा की व्यथाएं। धीरे धीरे मृदु पवन में चाव से थी ना डोली, शाखाओं से सहित लतिका शोक से कंपिता थी। तो यहाँ पर जो कौन सा छंद होगा? तो जो छंद यहाँ पर होगा तो वो होगा आपका विकल्प। कौन सा छंद होगा? यहाँ पर भी थोड़ा संदेह मुझे लग रहा है। मालिनी छंद भी है और मंदाक्रांता छंद है। दोनों पंक्तियाँ जब देखी मैंने 2 बार सर्च की थी, दोनों बार ये चीज़ें आ रही थी, ठीक है। मालिनी छंद भी है और मंदाक्रांता छंद भी है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, मंदाक्रांता छंद है यहाँ पर, मंदाक्रांता। अगला प्रश्न देखिए 59। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व का व्यापक विश्लेषण किस पुरुष पात्र के द्वारा किया गया था? ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो कौन सा है सही विकल्प? तो वो है आपका विकल्प सी, जुनेजा के द्वारा उसका व्यक्तित्व का व्यापक विश्लेषण किया गया था। सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न क्या है 60। बही ढाक के 3 पात कहावत का अर्थ है। क्या कहावत का अर्थ होगा यहाँ पर? तो ये होगा परिणाम में कुछ ना हासिल होना। तो सही होगा काम ना आने पर बहाने ढूंढना, अपने किए का फल पाना, आदत वाले की आदत ना आना, आदत वाले की आदत ना जाना। हाँ यहाँ पर देखिए, हाँ ये हो सकता है आदत वाले की आदत ना जाना, परिणाम में कुछ हासिल ना होना। यहाँ ये लग रहा है मुझे कि आदत वाले की आदत ना जाना, अर्थात कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कुछ गलत कार्य मैं करता हूँ, मुझ में कोई भी चीज़ वो मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। कितने भी अच्छे अच्छे विद्वान आए, उन्होंने मुझे समझाया तो मैं परंतु अपनी मुझे टस से मस नहीं हो रहा है किसी चीज़ से। तो ये होगा आदत वाले की आदत ना जाना, ढाक के 3 पात, परिणाम में कुछ हासिल ना होना, ये नहीं होगा। विकल्प डी सही होगा इसका, ठीक है डी। तो यहाँ पर जो 60 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प आदत वाले की आदत ना जाना, आदत वाले की आदत ना जाना, डी। अगला है अर्थात टस से मस ना होना, ये भी कह सकते हैं। अगला है 61। इसमें क्या पूछा गया है? इतिवृत्तात्मक कविता में वस्तुओं का वर्णन होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी गहराई से पूछा गया है। तो वो
इसको भी हम ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तभी हम इसे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछा गया है। इसके जो विकल्प है हो सकता है कि जो मैंने बताया आपको गलत भी हो सकता है, तो इसको भी यहाँ पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, काल्पनिक एवं प्रतीकात्मकता, इसमें थोड़ा सा द्वंद्व है। कई जगह इसमें लाक्षणिक एवं चित्रात्मकता भी दिया गया है, ठीक है। डी भी कई जगह माना गया है, तो इसे हम बाद में ही करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 62, नाखून क्यों बढ़ते हैं में आदर्श माना गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें आदर्श माना गया है स्व के अनुशासन को। जब तक हम स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तब तक जो इसमें कहा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून का बढ़ना हम स्वयं रोक सकते हैं, हिंसा को करना हम स्वयं कर सकते हैं, अहिंसा करना हम स्वयं कर सकते हैं। तो जब तक स्वयं के अनुशासन में हम नहीं रहेंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, तो इसमें क्या पूछा गया है, राबरे रूप की रीति अनूप न्यू न्यू लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के आधार पर असंगत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर जो असंगत कथन होगा तो वो देख लेते हैं। पहले तो संगत देख लेते हैं। रूप में अनूपता है, ज्यों ज्यों ध्यान से देखा जाता है नया दिखाई देता है, ये सही है। फिर दूसरा है, आँखों की वृत्ति भी अनोखी है, इन्हें अन्यत्र कहीं तृप्ति नहीं मिलती, सही है। फिर है, प्रेमी और प्रिय दोनों में उभय पक्ष विशिष्ट नूतनता है, ये भी दिया गया है। परंतु जो ये नहीं है कि प्रेमी और प्रिय दोनों के हृदय में प्रेम संचरण की अभिव्यक्ति है, तो मुझे लगता है इसका डी सही विकल्प होगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी होना चाहिए, परंतु ये थोड़ा सा संशयात्मक है, ठीक है ना। इसे भी हम जब ऑफिशियल आंसर किया तभी आपके साथ अच्छे से चर्चा करेंगे इसका भी, इस प्रश्न को भी। परंतु जिसने डी माना है या फिर सी माना है, सी या डी में से एक यहाँ पर सही होने वाला है। ज़्यादातर मुझे लगता है डी ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 64, इसमें क्या पूछा गया है, पियू रब पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर बिरह बिदगता बधू, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पल के चारों नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार। उक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। तो जो ये पंक्तियाँ ली गई हैं जागो फिर एक बार कविता से ली गई हैं, जागो फिर एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 65, निम्नलिखित में से कौन सी कविता आत्मकथात्मक शैली में नहीं लिखी गई। तो जो सरोज स्मृति, बादल को घिरते देखा है अंधेरे में, ये लिखी गई हैं, परंतु असाध्य वीणा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी दस्युं प्राण अंकोर, अंकोर पंक्ति में अंकोर का अर्थ है। तो इस पंक्ति में अंकोर का अर्थ होता है मुक्ति, मुक्ति से संबंधित ये लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 67, इसमें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है महाभोज में विशेषर हत्याकांड को लेकर संवेदनशील पात्र नहीं है। तो जो संवेदनशील पात्र नहीं होगा तो वो होगा सक्सेना। अगला प्रश्न 68, नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो जो नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है तो वो होगा अनुभूति की सच्चाई। बाकी क्षणवाद इसमें मिलता है, बुद्धिवाद मिलता है, महामानव की प्रतिष्ठा ये भी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ, प्रश्न संख्या 69, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो जो राम है ये सबसे कम योग्यता रखता है, तो यहाँ ए सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न को देखिए 70, प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सही क्रम है तो वो होगा विकल्प ए, सबसे पहले भारत भारती, फिर पल्लव, फिर साकेत, फिर कामायनी। भारत भारती 1912 के आसपास है, पल्लव 1926, साकेत 31 और कामायनी 35, ये है इसका क्रम। अगला जो प्रश्न है ये है 71, लालपान की बेगम में किस श्रमफल का मोहक आत्मीय चित्रण है। मोहक आत्मीय चित्रण किस में है, देखिए एक तो धान की बालियों में भी है, दूसरा शकरकंद में भी है। तो ए और सी इन दोनों में से एक सही हो सकता है। ज़्यादातर संभावना है सी का सही होने की, सी की। क्योंकि जब जो बच्चे को शकरकंद मिलती है तो श्रमफल का मोहक आत्मीय चित्रण उसमें मिलता है शकरकंद में, परंतु कई जगह धान की बालियों का भी जिक्र है, परंतु इसमें भी थोड़ा सा संशय है ए और सी का। जिसने भी ए या सी किए हैं या तो ए सही होगा या तो सी होगा, मेरी तरफ से तो सी सही होगा। अगला प्रश्न 72, चंद्रगुप्त की भूमिका में प्रसाद द्वारा चाणक्य को मगध का ब्राह्मण बताने का आधार है।
देखिए, ये प्रश्न एग्जामिनर ने किस सोच में डाला था, क्या सोच के डाला, इतना गहराई से प्रश्न पूछा गया है। कई बार तो मुझे बोर्ड वालों के ऊपर हंसी भी आती है। आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड देख के प्रश्न डालिएगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस आप बड़ी जल्दी दे देते हो और क्वेश्चन पेपर का स्तर भी आप बहुत ही हार्ड रखते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जो सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। एनटीए नेट यूजीसी, ये देखिए एक सिस्टम से क्वेश्चन को पूछते हैं। बोर्ड ने इतनी गहराई से प्रश्न पूछा है कई बार मुझे लगता है कि जिस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन सेट किए हैं ना, अगर उन्हें भी परीक्षा देने के लिए बिठाया जाता तो उनसे भी ये प्रश्न सॉल्व नहीं होते। ठीक है ना, ऐसा भी मुझे कई बार लगता है। खैर चलो, कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना ही है, जैसे तैसे पढ़ लीजिएगा, पढ़ना तो है ही। प्रश्न क्या है? 72। चंद्रगुप्त की भूमिका में प्रसाद द्वारा चाणक्य को मगध का ब्राह्मण बताने का आधार क्या है? तो ये आधार क्या था? ये इन्होंने भूमिका में कहा है, ये चंद्रगुप्त की भूमिका में अनुमान के आधार पर कहा था। अगला प्रश्न 73, क्या पूछा गया है 73 में? जहां उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहां की काव्य ही माना वहां भी काव्य ही माना जाएगा। कविता क्या है? निबंध का उपयुक्त वाक्य किस कवि के विषय में है? एक बार पंक्ति को फिर से पढ़ लेते हैं। जहां उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहां भी काव्य ही माना जाएगा। कविता क्या है? निबंध का उपयुक्त वाक्य किस कवि के विषय में है? तो ये होगा देव के विषय में। किसके विषय में? देव के विषय में। यहाँ सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए 74। काव्य में बिंब निर्मित करते समय कल्पना का आधार होता है। क्या होता है कल्पना का आधार? इंद्रिय अनुभव। काव्य में बिंब निर्मित करते समय कल्पना का आधार होता है इंद्रिय अनुभव। अगले प्रश्न को देखिए 75। इनमें से किस कहानी का कथानक एक पशु के जीवन के इर्द गिर्द रचा गया है? किस कहानी का? वैसे तो जब मैंने ये कहानियाँ देखी ना, खरगोश, प्रियंवद, इसमें भी खरगोश को आधार में माना गया था। ठीक है। फिर नैन्सी का धूड़ा, स्वयं प्रकाश की कहानी, इसमें भी मतलब धूड़े को आधार माना गया था। परंतु जो मुझे लगता है सही विकल्प होना चाहिए तो वो होगा तिरिच। उदय प्रकाश की कहानी है तिरिच। जो तिरिच है एक तरह से इसमें जो केंद्र में लिखा गया है, एक छिपकली टाइप का जहरीला जीव होता है। ठीक है, पशु होता है, और जो ये जहरीला पशु काट लेता है किसी व्यक्ति को तो वो चिंतित हो जाता है। ठीक है, इस तरह की इसकी कहानी का विषय था, तो डी हम यहाँ पर सही मानेंगे। अगला प्रश्न देखिए 76। राग दरबारी का अंत होता है। कैसे होता है राग दरबारी का अंत? जो उसका नायक होता है उसका पलायनवाद करवाया जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर अंत होता है। ठीक है, तो 76 का सी सही विकल्प। अगला प्रश्न, लिपि सुधार हेतु नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया था इससे भी। तो 77 का सी सही विकल्प होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 78, इसे हम छोड़ देंगे यहाँ पर। 79 को करते हैं हम। जब हम 79 को करते हैं, इसमें क्या पूछा गया? संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार सौंदर्य की मानववादी धारणा का स्रोत है। क्या स्रोत है इसमें? भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है, पार्वती का लास्य भी है, और शिव तांडव भी है। ठीक है, ABC कहाँ पर है? ABC ABC कहीं नहीं है, इसलिए हम जो सही मानेंगे तो वो मानेंगे विकल्प सी को, A और B, अर्थात भरतमुनि का नाट्यशास्त्र और पार्वती का लास्य, A और B सही होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है, उसने कहा था और कोसी का घटवार कहानियाँ किन प्रवृत्तियों के कारण सम्मान है? किस कारण सम्मान है ये? क्या इसमें इन दोनों में एकाकीपन है? एक में है दूसरे में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फौजी जीवन के प्रति सामाजिक अस्वीकृति है, दोनों कहानियों में नहीं है। उसने कहा था में नहीं है, कोसी के घटवार में फौजी जीवन के प्रति सामाजिक अस्वीकृति है। जीवन स्मृतियों का वर्णन, हाँ, जीवन स्मृतियों का वर्णन दोनों में मिलता है।
आदर्श प्रेम की अभिव्यक्ति दोनों में मिलती है, इसलिए सी और डी यहाँ पर सही होगा। कहाँ है सी और डी? तो यह है विकल्प ए में। फिर देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न कहाँ चला गया? ये है 81। इसमें क्या पूछा गया है 81 में पूछा गया है कम्युनिस्ट, चल भाई पेन, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स एंगल्स के आधार पर सही कथन है। तो यहाँ पर जो सही कथन होंगे तो वो है, जिन हथियारों से पूंजीपति वर्ग ने सामंतवाद को जमींदोज कर दिया था, वे हथियार अब पूंजीपति वर्ग के ही खिलाफ हो गए हैं। सही है ये। फिर उद्योग के विकास के साथ सर्वहारा वर्ग की संख्या में कमी आती है, इस आधार पर नहीं आती। मशीनरी के व्यापक उपयोग और श्रम विभाजन के कारण सर्वहारा के काम की गुणवत्ता का विकास हुआ है, ये भी नहीं होगा। बुर्जुआ वर्ग के अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए पूंजी का निर्माण और संवर्धन अनिवार्य है, तो ये भी है। तो कहाँ पर आपका ए और डी है? ए और डी, विकल्प सी में ए और डी है, सी सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न को देखिए 82 में क्या पूछा गया है? निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिली के हवे गई, श्याम श्याम की पाती। उपयुक्त पंक्तियों में है, क्या है उपयुक्त पंक्तियों में? तो यहाँ पर है श्लेष का चमत्कार नहीं है, सात्विक अनुभाव है, प्रेमोद्रक की तीव्रता है, प्रिय के प्रति उपालंब है। बी सी डी, देखिए किस विकल्प में है बी सी डी? बी सी डी है विकल्प 2 में, बी सी डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है चीफ की दावत में अभिव्यक्ति है। चीफ की दावत कहानी पढ़ी होगी आपने, इसमें क्या क्या अभिव्यक्ति आपको देखने के लिए मिलती है? तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? सबसे पहले तो मिलता है मातृत्व भावना, मातृत्व की भावना। डी कहाँ कहाँ पर है, इस तरह से भी एलिमिनेट करते हैं। डी है आपका ये, ठीक है, 3 में है। बी तो इसका अब सही उत्तर नहीं होगा। फिर क्या है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी तरीका बता रहा हूँ, मुझे इसका प्रश्न का उत्तर है तभी आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपने एलिमिनेट करना है। बी तो अब आपका होगा ही नहीं, इसे तो कैंसिल कर दीजिए। फिर देखिए असहायता का बोध है इस कहानी में। हाँ जी बिल्कुल है, असहायता का बोध है इसमें। चलिए इससे पहले तो इसको छोड़ दीजिए। अपनी संस्कृति पर गर्व की भावना है, नहीं, इस कहानी में कहीं पर भी आपको अपनी संस्कृति पर गर्व की भावना दिखाई नहीं देने के लिए मिलती। क्यों? क्योंकि जो पुत्र होता है चीफ की दावत कहानी में, वो अपनी माता से और अपनी संस्कृति से अधिक प्रेम नहीं करता, वो पाश्चात्य चकाचौंध से काफ़ी प्रभावित होता है, इसलिए अपनी संस्कृति पर तो गर्व नहीं होता। परंतु जब इस जो ये होता है एम्प्लॉय, कर्मचारी अपने बॉस को अपने घर में ले जाता है। केंद्र में है माँ, जब अपने घर में ले जाता है बॉस को ये कर्मचारी, तो ये कर्मचारी अपनी माँ को इस बॉस से छुपा कर रखता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी माँ है थोड़ा सा एक ग्रामीण परिवेश में बली पड़ी है और वहाँ पर रहकर ही मतलब इसने अपना जीवन यापन किया है और अपने बच्चे को बड़ा बनाने के लिए अपने सारे जेवर बेच दिए थे, ठीक है। और जो इसकी माँ है, इसकी माँ स्वेटर बुनती है, फुलवारी बनाती है, कई तरह की चित्रकारी करती है और इसकी कर्मचारी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अपनी माँ की ही, अपने देश की ही संस्कृति से इसे लगाव नहीं है। परंतु जब अंग्रेज बॉस होता है, वो जब इसकी माँ की कलाकारी देखता है तो इसे आकर्षण हो जाता है बॉस को, वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है अपने इस एम्प्लॉय को कि तुम्हें मेरे लिए इस तरह की फुलवारी बनानी होगी। तो जब फुलवारी बनानी होती है तो ये कर्मचारी अपनी माँ को बार बार कहता है कि माँ तुम्हें तो बना कर देनी होगी ताकि मेरा प्रमोशन हो, इसलिए तुम्हें ये फुलवारी बनानी। इसे इसलिए नहीं बनवानी कि इसे इस चीज़ से प्रेम है, इसे ये फुलवारी इसलिए बनानी थी क्योंकि इसका प्रमोशन होना था, इसलिए, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पर इसलिए ये नहीं होगा। अपनी संस्कृति पर गर्व, ये तो कहीं से नहीं होगा। तो सी कहाँ है, काट दीजिए सी, जहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। तो कौन सा विकल्प बचा आपके पास? डी। अगर यही आपको पता होता तो डी आप सही कर लेते। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखिए, हीनता बोध की कहानी है, बिल्कुल है। असहायता बोध की कहानी है, तो बिल्कुल है। और मातृत्व भावना की कहानी है, तो ए बी डी कहाँ पर है? ए बी डी है आपके विकल्प डी में, इसलिए डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कौन सा है?
तो अगले प्रश्न को भी हम यहाँ पर स्किप कर देंगे, 84 को। 85, ये जो इस तरह के प्रश्न होते हैं अच्छे प्रश्न होते हैं, इजी प्रश्न होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, कथानक के मुख्य घटनास्थल के साथ उपन्यासों को सुमेलित करिए। मेरठ, मेरठ से संबंधित कौन सा उपन्यास है? मेरठ से संबंधित उपन्यास होगा आपका देवरानी जेठानी की कहानी। मेरठ, देवरानी जेठानी को कहाँ ले जाना है? मेरठ ले जाना है, ठीक है। फिर चलते हैं बेलारी। बेलारी किस कहानी, किस उपन्यास से संबंधित है? गोदान को कहाँ जाना है? बेलारी। गोबर बेलारी, गोबर तो नहीं हम कहेंगे, होरी, होरी कहाँ का रहने वाला था? बेलारी का। सेमरी और बेलारी 2 गांव हैं गोदान के। शिवपालगंज, ये है आपका राग दरबारी से संबंधित, ठीक है। मैरीगंज, मैला आंचल से संबंधित है। इसे भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी कुछ नया नहीं है इस प्रश्न में। अगला 86, 86 में क्या पूछा गया है? 86 में आपसे पूछा गया है सिंदूर की होली नाटक के पात्रों को उनके संवादों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए, जिसने भी ये किया है बिल्कुल सही किया है। कैसे किया है सही? तो इसमें देखिए, चंद्रकला, चंद्रकला का कथन कौन सा है? ये वाला, ए का 3 वाला। क्या स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, और क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश। ये कथन था चंद्रकला का। जिसने यही मिला लेता ए का 3, तो ए का 3 उसका विकल्प बी में आना था। किसमें? विकल्प बी में, ये तो विकल्प बी ही उसका ठीक हो जाना था। ये भी जिसने किया है सही किया है ये। फिर मनोरमा का कथन कौन सा है? मनोरमा का कथन होगा शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। मनोज शंकर का कथन कौन सा होगा? मनोज शंकर का है स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वह प्रेम करती है। और मुरारी लाल का कथन कौन सा है? मुरारी लाल का है मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। इस प्रकार से विकल्प बी है, ये सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम, 87, अंधा युग के पात्रों को उनके संवादों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं सुमेलित। तो इस प्रकार से है कुछ, ये आपका मिलान। देखिए, संजय का कथन कौन सा है यहाँ पर? ये है कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। यह है संजय का कथन। जिसको ए का 2 भी आ जाता ना तो भी वो सही कर लेता है। कैसे कर लेता दिखा देता हूँ। ए का 2 कहाँ पर है? पूरे कोड में से सिर्फ ए का 2 है विकल्प 2 में, तो ए का 2 इस प्रकार से सही हो जाता। ए का 2 और नहीं है ना कहीं। फिर अगला जो कथन है विदुर का, विदुर क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं यह कटु निराशा की उद्दत नाश्ता है, क्षमा करो हे प्रभु। हे प्रभु ज़्यादातर विदुर ही कहते थे। युत्सु का कथन कौन सा है? युत्सु का कथन है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। क्यों कहा था इसने ये कथन? इसलिए कहा था क्योंकि कौरवों का साथ न देकर इसने पांडवों का साथ दिया, परंतु जो अंत में से झेलना पड़ा तो इसको निंदा ही मिली, कड़ी निंदा मिली, इसलिए कहा इसने। फिर अश्वत्थामा का कथन कौन सा है? अश्वत्थामा का कथन है किंतु नहीं जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। ये कथन कहा था इसने, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विकल्प 2 है, कोड बी है, ये यहाँ पर सही होगा। कोड बी, कोड बी। ए का 2, बी का 1, सी का 5 और डी का 3। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित संवादों को पात्रों से सुमेलित करिए। संवादों को पात्रों के साथ सुमेलित कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये कथन किसका है? योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कथन जो कहा गया था निक्षेप के द्वारा। निक्षेप ने क्या कहा? योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, ठीक है। जिसने ये भी मिला लेता तो ये भी यहाँ पर सही हो जाता, क्योंकि ज़्यादातर विकल्प में ऐसे ही प्रश्न थे। अगर कोई एक मिल जाता तो सारा प्रश्न ठीक हो जाता। फिर है राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जितना संभव है जितना संभव है कि ऐसा न हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो।
ये कथन किसका था? ये कथन था आपका मातुल का। कहाँ गया मातुल? मातुल है यहाँ पर, मातुल का ये कथन था। छोटा कर देते हैं इसे ताकि आप लोग टिक लगा सके अच्छे से। निक्षेप ने ये कहा राजनीति में कुछ नहीं, ये मातुल का कथन है। फिर तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था, मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। तो ये कथन किसका है? ये विलोम का है, विलोम का। अगला कथन देखिए, यह नहीं सोचा कि द्वंद्व भी एक ही यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा में व्याप्त नहीं होता। ये कथन किसका था? ये कथन था आपके कालिदास का। इस प्रकार से जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो होगा आपका विकल्प डी वाला। ए का 2, बी का 4, सी का 5, डी का 1। अगले प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए कर लेते हैं। कितना समय लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो देखिए इसमें क्या है, उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। ये अकाल दर्शन कहानी से लिया गया है। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, अकाल दर्शन कविता से लिया गया है ये। फिर है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार दिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। ये कथन, ये वाला जो है ना, ये नेट में प्रीवियस पहले पूछा गया था, इसलिए रिपीट हुआ है यहाँ पर। अधिकतर प्रश्न रिपीट हुए जो कहूँगा, तो थोड़ा सोचिए कर लेते तो आप सही कर लेते प्रश्नों को। ये इसका था, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है। ये किस कविता का कथन है? तो ये हो जाएगा मोचीराम। मोचीराम से 2 कथन आए हैं इस बारी, ठीक है। मोचीराम, सी का 4। ठीक उस मोची की तरह जो चौंक से गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है। ये किस कविता का कथन है? पटकथा। पटकथा से बताया गया है ये, ठीक है ना। इस कारण ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 होगा सही। कहाँ है ये सब? ये है आपका विकल्प डी में। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। अगला आ गया प्रश्न यहाँ पर, ये भी आसान प्रश्न था। मिलान वाले प्रश्न ना आसान होते, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। क्या था? महाभारत कथा संदर्भों और उन पर आधारित कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, महाभारत की कथा किस रचना में मिलती है, किस नाटक में मिलती है, किस काव्य नाटक में मिलती है? तो जो महाभारत की कथा मिलती है आपको, ये मिलती है आपको कहाँ पर? अंधा युग में। अंधा युग में। ए का 3 कहाँ कहाँ पर है? ये होगा ए का 3 और डी हो गया ए का 3। और मिला लेते हैं। राम कथा कहाँ पर मिलती है आपको? राम कथा। तो जब आप राम कथा को पढ़ते, ये मिलती है आपको कहाँ पर? संशय की एक रात। मैंने बताया था ये प्रश्न रिपीटेड है, PYQ वाला। भगवान राम के मन में संशय की एक रात, भगवान राम के मन में संशय की एक रात थी, इसलिए बी का 4 कहाँ है? बी का 4 है विकल्प यहाँ पर ही। इस प्रकार बाकी तो मिलाने की जरूरत ही नहीं थी, ये सही होना था। महाभारत की कथा है अंधा युग में, राम कथा है संशय की एक रात में। कठोपनिषद पर आधारित कौन सी रचना है? तो जो कठोपनिषद पर आधारित रचना होगी आपकी आत्मजय की है और सौंदरानंद, ये लहरों के राजहंस की है। ये तो बड़ा ही रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको, इसलिए डी सही होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इस तरह के प्रश्न तो आप सही कर लेते, मज़ा जाना था इस प्रश्न में, इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी बड़ा सुंदर प्रश्न था, 91 वाला। क्या पूछा गया था इस प्रश्न में? उपन्यास और उनके कथा स्रोतों को सुमेलित कर रही। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, PYQ है ये भी। नेट में, सेट में कई जगह पूछा गया है पहले भी ये प्रश्न। सिंह सेनापति, ये किससे संबंधित है? क्या है इसकी कहानी सिंह सेनापति की? तो सिंह सेनापति की कहानी है आपकी अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय, ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। नामदास का पोथा, पोथा किस छंद में लिखा गया है? पोथा
छांदोग्य किस छंद में लिखा गया है? छांदोग्य, इसलिए बी का एक हो गया। बी का एक कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसलिए सारा प्रश्न बन गया था आपका, ये मिलाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको बता रहा हूँ। चारुचंद्र लेख, जो चारुचंद्र लेख है इसका होगा सही। चारुचंद्र लेख का चार प्रबंध चिंतामणि हैं, चारुचंद्र लेख। और डी का 3, हाँ, पुनर्नवा मृच्छकटिकम। ये रखना आप याद, आगे पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न, इसलिए बी कोड सही होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न देखिएगा। आप बताइएगा वीडियो के अंत में जितने भी प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किए इनमें से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है 92। रस निष्पत्ति संबंधी मान्यताओं और उनके व्याख्याताओं को सुमेलित कीजिएगा। सरल प्रश्न था ये भी। कैसे सरल था? अनुमितिवाद किसके द्वारा दिया गया है? तो जो अनुमितिवाद दिया गया है श्री शंकु के द्वारा दिया गया है। मिला लीजिए, 1 का 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर उत्पत्तिवाद किसके द्वारा दिया गया है? भट्ट लोलट के द्वारा। बी का 3 कहाँ है? बी का 3 है यहाँ पर, तो बन गया था ये प्रश्न, ठीक है। बाकी के में भी मिला देते हैं। भुक्तिवाद, तो भुक्तिवाद भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था। अभिव्यक्तिवाद ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया अभिव्यक्तिवाद आपका कहाँ गया? अभिनवगुप्त, डी का 1। तो इस प्रकार से विकल्प सी सही होना था आपका। कौन सा? विकल्प सी। अगला प्रश्न है 93। इसमें क्या पूछा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्रकृत नाट्य छायानुवादों को हिंदीतर भाषाओं की मूल नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कर लेते हैं, देखिएगा। विद्या सुंदर ये किसका छायानुवाद माना जाता है? विद्या सुंदर माना जाता है आपका चौर पंचाशिका का। चौर पंचाशिका का। पाखंड विडंबन ये किसका माना जाता है? पाखंड विडंबन ये माना जाता है आपका प्रबोध चंद्रोदय का। मुद्रा राक्षस ये मुद्रा राक्षस का ही माना जाता है, सी का 1। देखिए, जिसने भी मुझे क्वेश्चन भेजा है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप। कैसे हो? आपने देखिए एक ही मिलाया, मुद्रा राक्षस से मुद्रा राक्षस मिलाना ना, आपका ये सही हुआ गया। इस तरह से करना हो तो दिमाग लगा के, इसका सही हो गया है ये सी का, क्योंकि एक ही मिल गया यहाँ पर तो उसने सारा का सारा मिला लिया। शाबाश। इस तरह से दिमाग लगा के क्वेश्चन करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। दुर्लभ बंधु ये होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। सी यहाँ पर सही हुआ। ए का 3, बी का 2, बी का 4, डी का सी का 1 और डी का 2, ये मिलान यहाँ पर सही होगा कोड। अगला प्रश्न देखिएगा 94। कृतियों को उनके केंद्रीय पात्रों से सुमेलित कीजिए। अबारा मसीहा का केंद्र में कौन थे? मैंने बताया था आपको ये पीजीटी वालों को। और मानस के हंस में ये थे। आषाढ़ का एक दिन में कौन था? आषाढ़ का एक दिन रश्मि रथी में कर्ण, ये हो गया सारा मिलान। फिर अबारा मसीहा शरदचंद्र, ए का 2 कहाँ है? ए का 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और फिर है मानस का हंस में आपके तुलसीदास थे, तुलसीदास बी का 4 यहाँ पर है, तो ये हो गया सही। आषाढ़ का एक दिन में कौन था आपका? कालिदास। आषाढ़ के एक दिन में कालिदास ने इन्होंने क्या मिलान किया है? आषाढ़ का एक मिनट दोबारा मुझे सोचने दीजिए। अब आराम से शरदचंद्र, ठीक है। शरदचंद्र ए का 2 कहाँ है? ए का 2 है यहाँ पर और यहाँ पर। फिर मानस के हंस में तुलसीदास हैं, तुलसीदास बी का 4 कहाँ है? हाँ, ये है बी का 4। और आषाढ़ का एक दिन ये कहाँ पर है? कालिदास, ए का 3, सी का 3 ये यहाँ पर है। और रश्मि रथी कर्ण, ये विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है अंतस्थ, ये जो हमारे वर्ण हैं स्वर व्यंजन, इनको मिलाना था यहाँ पर। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य लव अंतस्थ है। उष्म कौन सा है यहाँ पर? उष्म होगा आपका, उष्म है आपका बी का, उष्म में आएगा आपका 3 सह, ये ठीक है। अनुनासिक में ये आएगा आपका विकल्प ए वाला। स्विंग व्यंजन में क्षत्रज्ञ ये।
इस आधार पे कौन सा सही होगा? तो ए का है यहाँ पर 4, ए का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बी का है 3, बी का 3 यहाँ पर है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से थे आज के ये प्रश्न हमारे। 96 के पश्चात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रहता है कि जो बोर्ड के द्वारा माने गए हों वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड इन्हें अपने हिसाब से ही सही स्वीकार करता है। ठीक है, 5 प्रश्न ये कथन और मतलब तर्क और स्थापना वाले 5 प्रश्न थे। इस आधार से हमने सारे के सारे प्रश्न आपको दिखा दिए, यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न थे, क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, जितने भी मोटे मोटे तौर पर हमने यहाँ पर 90 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, तो 90 में से बताइएगा आप कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। ठीक है, जो मैंने 2 विकल्प भी आपको बताए हैं तो उनको भी गिनकर या ना गिनकर आप बता सकते हो, तो बताइएगा। अगर उनको गिनोगे तो उनको नहीं गिनोगे तो 85 होंगे, नहीं तो 90 होंगे। ठीक है ना, तो इस आधार पर आप बताइएगा कितना लाभदायक आपको ये वीडियो साबित हुआ और कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आप लोग आपके नियर डेयर में कोई LT टैट की तैयारी कर रहा है, LT कमीशन की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपने व्हाट्सएप ही करना है। ठीक है, और जो NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर LT टैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर LT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए 10 वर्षों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। कोई भी विषय क्यों ना हो, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, और खासकर NTA नेट वालों के लिए कह रहा हूँ, आप इन्हें परचेज करिए और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ करिएगा। धन्यवाद।